ममता अपने भाई सोनू के साथ गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ममता ने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। ममता अपनी माँ की जगह गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। एक दिन, मालिक, मेरे भाई की तबीयत खराब है तो 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगी। तेरा सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी तो? सरपंच जी, मैं अपनी जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी। ममता ये कहकर चली जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला को अपनी जगह सरपंच जी के यहाँ काम पर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई की देखभाल में लग जाती है। 2 दिन बाद जब वो वापस काम पर जाती है तो अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी जगह कमला को ही काम पर रख दिया है। ये सुनकर ममता सरपंच के सामने रोते हुए बोलती है, मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मेरे भाई का क्या होगा? सरपंच कुछ नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। दुखी होकर ममता घर आती है और सारी बातें अपने भाई को बताती है। दीदी, तुम भी पिताजी की तरह छोले समोसे क्यों नहीं बेचती? हमारे पास उनका ठेला भी रखा है। ममता को आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन वो छोले समोसे बनाकर गांव के सारी सरकारी स्कूल के बाहर बेचने लगती है। तभी वही छोले पूरी बेच रहा लखन कहता है, मेरे छोले पूरी के सामने तेरे छोले समोसे कोई नहीं खाने वाला, समझी? तभी एक बुढ़िया लखन से छोले समोसे मांगती है। ये सुनकर लखन को गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर ममता उस बुढ़िया को उठाती है और, माई, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे छोले समोसे खा लो। बेटी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ममता मुस्कुरा देती है और बूढ़ी औरत को छोले समोसे देती है। बूढ़ी औरत छोले समोसे खा लेती है। बेटी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, पर तू ये मसाला रख। बूढ़ी औरत मसाला देकर चली जाती है। उस दिन ममता के छोले समोसे नहीं बिकते। वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अगले दिन, कल तो कोई भी मेरे ठेले से छोले समोसे नहीं खा रहा था। अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? तभी ममता की नजर उस मसाले पर पड़ती है और ममता छोले समोसे में वो मसाला डालती है। उसकी मसाला डालते ही छोले समोसे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ममता उसे बेचने निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में छोले समोसे की सुगंध से लोगों की भीड़ लग जाती है। छोले समोसे खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे, इतने स्वादिष्ट छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ममता के सारे छोले समोसे बिक जाते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है और अगले दिन फिर से छोले समोसे बनाती है कि तभी सोनू आ जाता है और, दीदी, मुझे भी अपने छोले समोसे खिलाओ जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। सोनू छोले समोसे खाता और कहता है, दीदी, ये छोले समोसे तो इतने स्वादिष्ट नहीं है। ममता को ये सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद वो भी छोले समोसे चखकर देखती है और उसे भी छोले समोसे स्वादिष्ट नहीं लगते। तभी उसकी नजर उस बूढ़े औरत के द्वारा दी हुई मसाले पर पड़ती है। ममता जल्दी से उस मसाले को छोले समोसे में डाल देती है और फिर से सोनू को खाने को देती है। दीदी, लगता है ये जादुई मसाला है जिससे ये छोले समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने जादुई छोले समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे जादुई छोले समोसे बिक जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। धीरे धीरे ममता की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। अब वो छोले समोसे की दुकान कर लेती है। ममता अपनी दुकान का नाम जादुई छोले समोसे रखती है। ये सब देखकर मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके छोले समोसे में आखिर ऐसा क्या है। अगली सुबह लखन छुप कर देखता है कि ममता छोले बना कर लाई है और उसमें सोनू ने एक मसाला डाला। उसके मसाला डालते देख ही छोले का रंग बदल गया। उसके बाद सोनू छोले समोसे या आलू में भी वो मसाला डाल देता है और कहता है, दीदी, जादुई छोले समोसे तैयार हैं। अच्छा, तो ये सब इस मसाले का कमाल है। इसके कारण ही इसके छोले समोसे जादुई बन रहे हैं। ममता अपने जादुई छोले समोसे लेकर अपनी जादुई दुकान चली जाती है और सोनू अपने स्कूल। तभी लखन उस मसाले को चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपने बनाए छोले में वही मसाला डालता है
और उसे चखता है तो वो छोले बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये सब देखकर छी, कितना खराब स्वाद हो गया मेरे छोले का। लगता है ये जादुई मसाला सिर्फ ममता के खाने को ही जादुई बनाता है। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ। ना रहेगा ये मसाला और ना ममता जादुई छोले समोसे बना पाएगी। इतना कहकर वो उस जादुई मसाले को फेंकने लगता है। उससे बहुत देर हो जाती है मसाला फेंकते फेंकते, पर वो मसाला खत्म ही नहीं होता। उसके पूरे घर में वो मसाला भर जाता है। ये सब देखकर जादुई मसाले, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके माफी मांगते ही सारा मसाला डिब्बे में वापस आ जाता है। उसके बाद लखन उस जादुई मसाले को वापस ममता के घर रख देता है। ममता इसी तरह उस मसाले की मदद से अपनी जादुई छोले समोसे बेचती रहती है। धीरे धीरे वो कई दुकानें खोल लेती है और गरीबी भूखे लोगों को मुफ्त में अपने जादुई छोले समोसे खिलाती है। इस तरह बड़ी बड़ी खुशी वो अपना छोटा जीवन में जीती जाती है। रामदिन 62 पार कर चुका था। पत्नी लक्ष्मी की उम्र भी लगभग 60 की थी। जीवन भर रामदिन फल का ठेला लगाता रहा और लक्ष्मी कपड़े सिलकर गुजर बसर करती रही। किसी तरह बेटे किशन को 12वीं तक पढ़ा लिखा दिया। उसका मन आगे पढ़ने में नहीं लगा। वो शहर में नौकरी करने लगा था। जब से उसकी पड़ोसन सुमित्रा केदारनाथ की यात्रा करके लौटी थी, लक्ष्मी का मन भी केदारनाथ जाने के लिए तड़प उठा था। एक दिन किशन के बापू, मेहनत मजदूरी करते करते जीवन बीत गया। पिछले जन्म से कर्म थे कि 2 जून की रोटी से ज्यादा कुछ भी न मिला। थोड़े पैसे मैंने बचा कर रखे थे। मैं सोचती हूँ तीर्थ यात्रा कराते हैं। गांव के सभी लोग केदारनाथ की यात्रा कराए हैं। मुझे मालूम है कि कितना खर्च आता है यात्रा में। कितना पैसा है तेरे पास? 1000 रुपए होंगे। तूने कभी सोचा है कि अगर हम दोनों में से कोई बीमार हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? देखो जी, ये पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। इसको मैं प्रभु की सेवा और दर्शन के अलावा कहीं खर्च न होने दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं बाहर गांव में जाकर पता करता हूँ कि कितना खर्च आएगा। रामदिन गांव में गया तो लक्ष्मी अपना टीन का संदूक खोलकर बैठ गई। देखूं तो सही कोई कायदे की धोती है कि नहीं। थोड़ी बहुत फटी भी हो कोई बात नहीं, सिल दूंगी और धो लूंगी। ज्यादा से ज्यादा एक बार इस्त्री करवा लूंगी। 4 आदमियों में उठने बैठने लायक तो होना ही चाहिए। लक्ष्मी ने संदूक खोला तो 4-5 धोतियां गुड़ी मुड़ी सी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसने सारी धोतियां निकाल ली। बगल वाली दुकान से सर्फ का पैकेट ले आई और धोकर डाल दिया। सूखने पर उन्हें इस्त्री करवाना रह गया था। एक बार किसी तरह तीर्थ यात्रा कर पाती तो जीवन सफल हो जाता। कब से अरमान था, पर कभी रोटी दाल से ज्यादा पैसे ही नहीं जुटे। वो तो कहो, बेटे ने पिछले 2 सालों में जो भी पैसे मुझे दिए वही मैंने रख दिए थे, वरना आज भी तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में क्या मैं सोच पाती। तभी घर का दरवाजा खटका। देखा तो पड़ोस वाली सुमित्रा थी। अरे किशन की अम्मा, कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अभी अपनी तीर्थ यात्रा के बारे में किसी से बताए। आओ सुमित्रा, बैठो। कहाँ जाऊंगी? हमारे जैसों के भाग्य में कहीं जाने का सुयोग कहाँ है? नहीं, मैंने सोचा इतनी धोतियां धोकर सुखा रही हो, शायद बेटे ने शहर बुला लिया हो। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। हम अपनी झोंपड़ी में ही खुश हैं। सुमित्रा थोड़ी देर बाद चली गई थी। लक्ष्मी का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। रामदिन आ जाता तो कुछ पता चलता कि कब जाना है, कितना किराया भाड़ा लग रहा है। तभी लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, तू तैयारी कर ले। हम सोमवार को ही चले जाएंगे। गांव से जो बस जाएगी उसमें तो 100 रुपए एक आदमी का किराया लग जाएगा। फिर जहाँ रुकेंगे वहाँ का खर्चा और खाना पीना मैंने जोड़ तोड़ कर देख लिया। 6 महीने 100 रुपए में यात्रा करके घर लौट सकते हैं। आज ही तो सोमवार है, अगले सोमवार तक सारी तैयारियां हो जाएगी क्या? हम कौन से राजा महाराजा हैं कि हमें तैयारी करनी है। 4 कपड़े एक झोले में भरेंगे, चल देंगे। अच्छा, मैं जरा से कपड़े देकर आती हूँ, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। कुछ पैसे तो हमें दान के लिए भी रखने होंगे। कहते हैं तीर्थ स्थानों पर दान दक्षिणा करने से अगला जन्म सुधरता है। चल, तुझे जो करना है कर ले। पैसे तेरे, मर्जी तेरी। देखो जी, पैसे चाहे तुम्हारे हो या मेरे, कर्म तो दोनों के सुधरेंगे ना।
मैं तो जैसा हूँ ठीक हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने नसीब से। हाथ पैर सही सलामत हैं। अभी भी कमा कर ही खा रहा हूँ। लक्ष्मी उठी, कपड़े लेकर गांव में देने गई। वहां से लौटी तो आज पता नहीं क्यों बड़ी खांसी आ रही है। अच्छा, तुम्हारे कपड़े कौन से ले जाने हैं? कल वो भी धो दूंगी। बातें तो ऐसी करती है जैसे 5-6 जोड़े कपड़े रखे हैं। अरे जो है वही धो दे। तभी तो कहती हूँ, तीर्थ करने से हमारे नसीब बदल जाएंगे। शायद बक्से भर के कपड़े मिल जाए। उस रात लक्ष्मी की आंखों में नींद न थी। रामदीन तो कब का सो गया था। सुनो जी, अगर हम रास्ते की ऊंचाई चढ़ते चढ़ते थक गए तो क्या करेंगे? सुना है वहाँ घोड़े भी चलते हैं। उसी पर सवार होकर ऊपर चले जाएंगे। वो भी पैसे तो ही लेते होंगे ना। फ्री में कौन ले जाएगा तुझे? बातें करते करते बहुत रात बीत गई। सुबह देर से आंख खुली। लक्ष्मी ने उठकर सबसे पहले रामदीन के कपड़े धो दिए। अचानक उसे जोर की खांसी आई और गले में ऐसा लगा कि कुछ अटक गया हो। अभी पानी पी ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। लक्ष्मी से पानी भी नहीं निगला जा रहा था। अचानक खांसी का दौरा सा पड़ गया। क्या हुआ लक्ष्मी? पानी पानी पानी। रामदीन पानी लेकर आया तो लक्ष्मी अभी तक खांस ही रही थी। खांसते खांसते मुंह से खून आ गया। ये क्या? ये तो खून निकल रही है। हमें अस्पताल जाना होगा। लक्ष्मी सुस्त होकर चारपाई पर लेट गई। रामदीन सुमित्रा के घर गया। उसका पति बांके हाथ में हुक्का लिए बैठा था। बांके, चलो जरा अस्पताल जाना है। क्या हो गया? लक्ष्मी के मुंह से खांसते खांसते खून निकल गया। चलो चलो, रिक्शा निकाल लेता हूँ, उसी पर चलकर बैठो। रामदीन ने लक्ष्मी को सहारा देकर रिक्शे पर बिठा दिया। बांके शहर से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने देखते ही टेस्ट करवाया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो टीवी थी। डॉक्टर की बात पर हमें कोई भरोसा नहीं है। घर चलते हैं। आज दिन कौन सा है? दिन तो बुधवार है, पर हम अभी घर नहीं जाएंगे। अब तो पूरा इलाज करवा कर ही जाएंगे। सोमवार को तीर्थ यात्रा पर भी तो जाना है ना? हाँ, अब तो ठीक हो जाएगी, तब चलेंगे तीर्थ यात्रा पर। जब तक भगवान बुलाते नहीं हैं, तब तक टिकट नहीं कटता है। एक काम करो, तुम ही चले जाओ ना। कितना अरमान था कि साथ साथ तीर्थ करेंगे। क्या पता तुम्हारे चले जाने से ही पूरे परिवार की किस्मत बदल जाए। चुप रहो, दोबारा ऐसा कुछ ना कहना। मेरे लिए तुम्हारा इलाज करवाना और तुम्हारा साथ सारे तीर्थ से बढ़कर है। किशन कब से पीछे खड़ा माता पिता की बातें सुन रहा था। बापू, अम्मा का इलाज हो जाए तब तुम लोग तीर्थ यात्रा करने चले जाना। मैं अस्पताल का बिल चुका दूंगा। माँ को जब तक अस्पताल वाले रखना चाहें रख सकते हैं। किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा। देख, अब तो हम पूरी तरह इलाज करवा कर ही वापस जाएंगे। बापू, तुम चाहो तो मेरे कमरे पर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं अकेले ही रहता हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जिस दिन तेरी माँ को छुट्टी मिल जाएगी उस दिन चलेंगे तेरे कमरे पर। टीबी ठीक होने में सालों लग जाते हैं, तुम लोगों को पता भी है। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। देख लक्ष्मी, ऐसी बातें तो करना मत। तुझको मेरे लिए अभी जाना पड़ेगा। अभी तो किशन का ब्याह भी कराना है और अभी तेरे उम्र ही क्या है। पैसे बचाए थे कि तीर्थ पर जाऊंगी, पर निगोड़े बीमार ने सब कुछ छीन लिया। दिल क्यों छोटा कर रही है? तू ठीक हो जाएगा। हम जरूर तीर्थ पर चलेंगे। कभी तो ख्याल ही नहीं आया कि हमें भी तीर्थ पर जाना चाहिए। इतने बरसों तक तो गए ही नहीं, अब क्या जाएंगे? अभी तो यही मान लो कि भगवान का बुलावा आया ही नहीं है। अभी तो हमें सारा ध्यान इलाज पर ही लगाना होगा। तेरे पास जो पैसे थे वो मुझे दे दे। वो पैसे तो तीर्थ पर जाने के लिए ही रखे हैं, उनको तो देखना भी मत। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम उन पैसों को किसी तीर्थ करने वाले को दे देना। कम से कम भगवान के किसी काम तो आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो तू कहेगी वही होगा। अब आराम कर ले। लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिला तो वो गहरी नींद सो गई। रामदीन जमीन पर ही बिछाकर लेट गया था। रात भर करवटें बदलता रहा। लक्ष्मी को आधी रात को खांसी का जबरदस्त दौरा आया। जब तक वो डॉक्टर के कमरे तक पहुंचता, लक्ष्मी के मुंह से खून का फवारा छूट गया और तत्काल ही गर्दन एक और लुढ़क गई। रामदीन पछाड़ खाकर गिर गया था। बुढ़िया के बचाए पैसों से ही उसका अंतिम संस्कार करना होगा।
वो भी तो अपनी अंतिम और तीर्थ यात्रा पर जा चुकी है। क्या पता इसी के लिए उसने पैसे बचाकर रखे थे। 1 महीने बाद रामदीन अकेले ही तीर्थ यात्रा वाली बस में बैठ गया। 10 साल का रोहित एक अनाथ लड़का था। उसके माता पिता का कोरोना महामारी के कारण स्वर्गवास हो गया था। रोहित के रिश्तेदार उसे एक अनाथालय में छोड़ देते हैं। रोहित हमेशा उदास रहता है। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। अनाथालय में और भी बहुत से बच्चे थे, लेकिन रोहित किसी से दोस्ती नहीं करता। बच्चे रोहित से दोस्ती करना चाहते, लेकिन रोहित किसी से बात नहीं करता था। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारे साथ खेलो। नहीं, मेरा मन नहीं है। अगर तुम यूं ही अकेले बैठे रहोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक दिन अनाथालय में शहर का एक बड़ा व्यवसायी अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर कुछ दान देने आता है। वो अनाथालय के बच्चों के लिए कपड़े, फल और तरह की मिठाइयाँ लेके आता है। इन सब के साथ वो बच्चों को एक एक बॉक्स पिज्जा भी देता है। रोहित पिज्जा का बॉक्स लेकर अपने बेड पर चला जाता है। सभी बच्चे खुशी खुशी पिज्जा खाते हैं, लेकिन रोहित पिज्जा का बॉक्स खोलकर भी नहीं देखता। उसे अपने माता पिता के साथ बिताए समय की याद आती है। उसे पिज्जा बहुत पसंद था। उसके पिता अक्सर ऑफिस से आते समय उसके लिए पिज्जा लेकर आते थे। रोहित पिज्जा देखकर बहुत खुश होता और खुशी खुशी पिज्जा खाता था। मम्मी, पापा, आप कहाँ चले गए? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। काश मैं भी आप लोगों के साथ चला जाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ जाना चाहते हो? रोहित घबराकर इधर उधर देखने लगता है। अरे मैंने पूछा कहाँ जाना चाहते हो? पहले मुझे खा लो, फिर जहाँ जाना है चले जाओ। रोहित का ध्यान पिज्जा की ओर जाता है और वो देखता है कि ये पिज्जा की आवाज थी। तुम बोल सकते हो? हाँ भाई, मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। मुझे पाकर तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे हाथ में पकड़कर रोते चले जा रहे हो। क्या हुआ? क्यों उदास हो? मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मुझे उनके पास जाना है। वो मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। तो ये बात है। प्यारे, जरा अपने आसपास देखो, कितने सारे बच्चे हैं और सभी तुम्हारी उम्र के आसपास ही हैं। इन लोगों को देखो, कितने खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रहे हैं और कितने प्यार से मुझे खा रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं इसीलिए दुखी हूँ। बेटा, जिस तरह तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए, उसी तरह उनके मम्मी पापा भी नहीं हैं। लेकिन इन सब ने अपने मम्मी पापा की यादों को अपने दिल में रखकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीना सीख लिया है। फिर तुम ये सब क्यों नहीं कर सकते? रोहित कुछ सोच में पड़ जाता है। देखो दोस्त, तुम इस तरह उदास रहोगे तो कभी दोस्त नहीं बना पाओगे। तुम्हारे उदास रहने से तुम्हें मम्मी पापा वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हें अपने दोस्त बनाने होंगे जिनके साथ तुम अपनी आगे की जिंदगी बिता सको। तुम्हारी माता पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि तुम किसी से बात नहीं करोगे, दोस्त नहीं बनाओगे तो हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। सही कहा तुमने, मैं सबसे दोस्ती करूंगा। लेकिन तुम तो पिज्जा हो, तुम बोल कैसे सकते हो? मैं जादुई पिज्जा हूँ। मैं बोल, सुन और सब देख भी सकता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। मुझे देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आज तुम्हें उदास देखा मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे बोलने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मैं बहुत पसंद हूँ। जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पिज्जा लेते थे, तुम बड़े चाव से खाते थे और अभी तुम वही सब बातें याद कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? अरे बाबा, बताया ना कि मैं एक जादुई पिज्जा हूँ। मैं सब जान लेता हूँ। चलो, अब तुम अपने दोस्तों के साथ मुझे शेयर करके खाओ। देखो सब लोग कैसे मजे से खा रहे हैं और एक तुम हो कि यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। रोहित खुशी खुशी उठता है और अन्य बच्चों के पास जाता है। क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठकर पिज्जा खा सकता हूँ?
है, क्यों नहीं। हम तो हमेशा तुम्हें अपने साथ खेलने और खाने को बुलाते थे, लेकिन तुम ही नहीं आते थे। हाँ, मैं अभी तक अपनी ही दुनिया में जी रहा था, जिसमें केवल दुख और उदासी भरी थी। लेकिन मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे समझाया कि अकेला रहने से अच्छा मुझे अपने नए दोस्त बनाने चाहिए और अपने नए दोस्तों के साथ सुख दुख बांटने चाहिए, जिससे मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करूँगा। अच्छा, कौन है वो तुम्हारे दोस्त? यहाँ तो तुम किसी से बात नहीं करते। है एक दोस्त जो सबके साथ है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता। मतलब कौन है जो किसी के सामने नहीं आता? अरे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आओ ना, सब लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा ठंडा हो रहा है। सब बच्चे खुशी खुशी मिलकर पिज्जा खाते हैं। उस दिन के बाद रोहित सबके साथ मिलकर रहने लगा। दीपा के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता लोगों के घरों में माली का काम किया करते थे और उसकी माँ सावित्री कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। जो समय मिलता उसमें माँ बेटी कपड़े सिलाई करती थी। दीपा सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। एक दिन, मेरे स्कूल में सब लड़कियाँ कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ लगा कर आती है, मुझे भी एक घड़ी दिलवा दो ना। दीपा, तुम्हें पता तो है ना कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसी चीजें खरीद कर दे सके। किसी तरह से रोटी पानी का खर्चा चल जाता है, बस यही बहुत है। माँ, हम क्यों ना कोई काम शुरू करें? काम शुरू करने के लिए भी तो एक मुश्त रकम चाहिए होती है। हमें कौन इतने पैसे देगा? माँ, हम अभी से कुछ पैसे बचाना शुरू करते हैं। 1 साल के भीतर ही हम अपना काम शुरू करेंगे। मैं सोच रही हूँ कुछ ट्यूशन कर लूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो हमारे नसीब खुल जाएंगे। माँ, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, फिर ट्यूशन से तो ज्ञान ही बढ़ेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। दिया अपने स्कूल को लौट कर आती तो छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाती। धीरे धीरे उसको 5-6 बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया था। वहाँ से आकर माँ के साथ सिलाई के काम में भी मदद करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती। रात के खाने में माँ की मदद करती। एक दिन सावित्री जब काम से वापस आई तो कोठी से पनीर की सब्जी ले आई। माँ, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाई? बनाई तो मैंने ही थी। माँ, कल घर में भी पनीर की ऐसी ही सब्जी बना देना, मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। पनीर और थोड़े से काजू चाहिए, वो कहाँ से खरीदेंगे? माँ, ये लो पैसे, लेकिन आज रात के खाने में पनीर ही बनाना। रात को सावित्री ने पनीर की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने बैठते हैं तो माँ, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कल मेरे टिफिन में भी रख देना। ठीक है। दूसरे दिन जब लंच टाइम में दीपा जैसे ही अपना टिफिन का डिब्बा खोला, सारी लड़कियां उसके डिब्बे से पनीर की सब्जियां चटकारे ले लेकर खाने लगी। उसकी कक्षा में पढ़ने वाली दीपा, ये तो लबाबदार पनीर है, तुम कल फिर यही सब्जी ले आना। अरे नहीं, इसको बनाने में बहुत मेहनत और खर्च आता है, इसलिए बाजार में ये लबाबदार पनीर की सब्जी 25 रुपए प्लेट बिकती है। दीपा जब घर आई तो माँ, अब तक तो हमारे पास लगभग 500 रुपए हो गए हैं। क्यों ना हम अपना काम शुरू कर दें? काम क्या शुरू करेगी? माँ, हम घर में पनीर की सब्जियाँ बनाएंगे। इसको लबाबदार पनीर कहते हैं। इसको बेच देंगे, अगर बिक जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे। मेरे स्कूल में लड़कियाँ कह रही थी कि बाजार में 25 रुपए प्लेट बिकता है लबाबदार पनीर। अच्छा, परंतु बेचेगा कौन? माँ, तुम सब्जी बना देना, मैं घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर बेच लूंगी। हमारी दुकान शुरू हो जाएगी। दीपा ने माँ को 500 रुपए पकड़ा दिया और स्कूल चली गई। लंच टाइम में सुनो, आज मैं अपने घर के सामने लबाबदार पनीर का स्टॉल लगाऊंगी। जिसको भी सब्जी खरीदनी है आ जाना। शाम को जब वो ट्यूशन करने गई तो उसने वहाँ से सबको बता दिया। दीपा जब घर आई तो साथ में कुछ पैकिंग वाले डिब्बे भी ले आई थी। पूरे घर में लबाबदार पनीर की खुशबू फैली हुई थी। उसने घर के बाहर ही एक बड़े से टेबल पर अपना सब्जी का भगोना रख दिया था। बाहर ही एक पेपर पर लिखा था, लबाबदार पनीर सिर्फ 25 रुपए प्लेट। ग्राहक आने शुरू हो गए।
देखते ही देखते सारी सब्जी बिक गई। उस दिन उन्हें 1000 रुपए मिले। करीब 50 प्लेट सब्जी हाथ के हाथ बिक गई थी। माँ, मैं कह रही थी ना कि तेरे हाथ में जादू है। कल हम ज्यादा सब्जी बनाएंगे। मैं कल ट्यूशन नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन उन्हें फिर अच्छी आमदनी हुई। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दीपा ने ट्यूशन छोड़ दिया और माँ के साथ पनीर की सब्जी बनाने में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। एक दिन, अब तो इतने ग्राहक आने लगे हैं कि पूरा ही नहीं पड़ता। माँ, एक काम करो, तुम अपने काम पर जाना बंद कर दो। हम लोग कुछ कुर्सी और टेबल खरीदकर बाहर ही रख देंगे और सब्जी के साथ रोटी भी देते हैं। जिसको मन हो खा कर जाए और जिसको मन हो लेकर जाए। कहा तो तुम ठीक रही हो, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जिन घर में काम करती हो वहाँ से कुछ उधार ले लो। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आसानी से दे देंगे। वो लोग तो वैसे भी नाराज होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं काम छोड़ रही हूँ। एक बार कहकर तो देखो, तुम उनके घरों में 10 सालों से काम कर रही हो। दीपा की बात मानकर सावित्री कोठियों में गई तो उसे सबने पैसे देने का वादा किया, पर काम छोड़कर जाने के नाम पर कोई राजी नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गई। शाम को दीपा आई तो, माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हें याद है, मैंने कुछ महीनों पहले एक परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गई। मुझे स्कूल 5000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे। तभी उन पैसों से हम टेबल कुर्सी खरीद लेंगे। कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने टेबल के आगे टेबल कुर्सी रखवा दी और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जी और रोटी बना लेती। उनकी आमदनी डबल हो गई। उनकी दुकान पर जब भी कोई गरीब आता तो उसको मुफ्त में खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद ही दीपा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। दीपा, अब तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैं अपनी मदद के लिए कुछ दिनों के लिए एक लड़का रख लेती हूँ। विनय पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पर एक कमरा में रहकर पढ़ाई करता है। वो मुझसे किसी काम के लिए पूछ भी रहा था। ठीक है माँ। दीपा आराम से परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों में उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई। अब दीपा को हिसाब किताब भी देखने का समय नहीं मिलता था। जब परीक्षा खत्म हुई और उसने हिसाब लगाया तो पैसे की बहुत गड़बड़ी थी। माँ, हमें बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा विनय जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। अब तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वही सारा हिसाब किताब करके मुझे पैसे देता है। आज तो आया भी नहीं। चलो, आज से मेरी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है, मैं खुद ही देखूंगी। उनका धंधा फिर से चल पड़ा। एक दिन रात के समय सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खांसते खांसते उसका दम निकला जा रहा था। वो लोग उसे लेकर अस्पताल गए। इनको अस्थमा की बीमारी है। हम दवा दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, पर इन्हें आग या चूल्हे के सामने नहीं बैठना है। दूसरे दिन सुबह से ही दीपा अकेले सारा काम कर रही थी। माँ को डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उस दिन अचानक विनय आ गया। विनय, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आपकी दुकान से पैसे भी चुराने पड़े थे, पर मेरी माँ ठीक ना हो सकी, वो खत्म हो गई। इतना कहकर विनय रोने लगा। अच्छा, तुम रो मत। मुझे पता है कि माँ के इलाज के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आज से ही काम पर लग जाओ, पर अब से जब भी पैसे की जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। विनय खुशी खुशी काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। उनके पास अब बहुत पैसे हो गए। दीपा का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। एक दिन, माँ, क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें? दीपा, तुम्हारी मर्जी में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सब तुमको ही करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दीपा ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए और अब विनय और दीपा दोनों मिलकर पूरे रेस्टोरेंट का काम संभालते थे। उन्होंने कुछ आदमी भी रख लिए थे। उसका रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। दीपा ने कुछ ही दिनों में एक गाड़ी खरीद ली। अगल बगल के लोग उनका रेस्टोरेंट खुल जाने से चिढ़ गए थे। बगल के होटल वाले माधव से सभी लोग लबाबदार पनीर की तारीफ करते तो वो जल भुनकर राख हो जाता। एक दिन उसने अचानक कुछ आदमियों के साथ जाकर दीपा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विनय, जल्दी से पुलिस को खबर करो।
इस रेस्टोरेंट के आने के वजह से हमारा होटल बंद होने के कगार पर है। इसको यहाँ नहीं चलने दूंगा। अचानक पनीर का बड़ा पतीला आकर उसके सिर पर गिर पड़ा और रसोई के सारे बर्तनों ने उस पर हमला कर दिया। सारा पनीर उसके सिर पर से बहते हुए उसके मुंह में आ रहा था। पनीर मुंह में जाते ही माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारी सब्जी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई कर दूंगा। तुम पुलिस को मत बताओ। दीपा और विनय ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन दीपा, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया? माधव जहाँ चाहा वहाँ रहा। माँ की बीमारी के बाद मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ बंद कर देना होगा, परंतु विनय ने आकर सब संभाल लिया। इसलिए हमारे इस रेस्टोरेंट में विनय पार्टनर है। तुम बहुत परिश्रमी हो और ईमानदारी से काम करती हो, इसीलिए तुम्हें सफलता मिली। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। दीपा के रेस्टोरेंट का नाम अब बहुत मशहूर हो गया था। उसने कुछ ही सालों में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और विनय से उसकी शादी हो गई। अब उनके जीवन में कोई दुखी नहीं था। एक गांव में सुजाता नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुजाता बूढ़ी होने के कारण कोई काम न कर पाती थी और बस राह चलते लोगों से पैसे और खाना मांगकर गुजारा करती थी। बेटा, बूढ़ी समझकर दे दो, भगवान भला करेगा। दे दो बाबू, कहाँ जा रहे हो? कई लोग सुजाता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और बिना कुछ दिए चले जाते थे, लेकिन फिर भी सुजाता सभी से भीख मांगा करती थी। पहले शरीर सही था तो घर घर जाकर काम करके पैसे कमा लेती थी, मगर अब तो कमबख्त शरीर ही नहीं चलती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो सब भगवान के हाथ में है। थोड़े पैसा जमा करके सुजाता घर आ जाती है और घर के पास वाली दुकान से खाने का कुछ सामान ले लेती है। सुजाता हर रोज अपने खाने में थोड़ा सा खाना अपने पड़ोस के कुत्ते को भी खिलाया करती थी, क्योंकि सुजाता को पता था भूखा रहना कैसा होता है। अगले दिन सुजाता वापस सभी से भीख मांगने लगती है। बेटा, कुछ तो दे दो, नहीं तो आज भूखी ही रह जाऊंगी। बेटा, कुछ तो दे दो। चलो हटो यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटा, ऐसा ना कहो, मेरी उम्र तो देखो, मैं तो तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ। ऐसा ना करो मेरे साथ। अरे मैंने बोला ना, हटो मेरे सामने से। वो आदमी सुजाता को बहुत जोर से धक्का दे देता है। सुजाता नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। अरे ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है ये कितनी बूढ़ी महिला है? तुम्हें जरा भी समझ है या नहीं? तुम्हें बहुत चिंता है तो करो चिंता, मैं चला। उठिए दादी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप इस उम्र में काम करती हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरे पति की मृत्यु आज से 7 साल पहले ही हो गई थी। मैं अकेले ही रहती हूँ। अब इस उम्र में काम तो नहीं होता, इसलिए भीख मांग कर जी रही हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल है। वैसे मेरे पास एक काम है जो आप कर सकती हैं और उसे करने में आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। कौन सा काम बेटा? मेरे पास कई आम के बगीचे हैं। कोई खाने वाला नहीं है तो मैं हर रोज आम के बगीचे से आम तोड़कर आपको दे दूंगा। आप एक कोने में बैठकर बेच लेना। वाह बेटा, ये काम तो मैं कर लूंगी। ठीक है, कल से ही मैं आपको आम लाकर दे दूंगा। अगले दिन अनमोल सुजाता के लिए आम तोड़कर लाता है और उसे देता है। सुजाता एक किनारे बैठकर आम बेचती है और पैसे कमाती है। अगले दिन अनमोल वापस आम लेकर सुजाता के पास आता है तो सुजाता कहती है, बेटा ये लो, कल इतनी कमाई हुई थी, तुम रख लो और थोड़े पैसे मुझे दे दो खाने पीने के लिए। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वो सारे पैसे अनमोल सुजाता को वापस कर देता है। अब हर रोज इसी तरह सुजाता आम बेचने लगती है और पैसे कमाने लगती है। एक दिन जहाँ सुजाता आम बेच रही थी, वहीं एक बाबा आते हैं। भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ मिलेगा क्या? जी बाबा जी, अभी आम देती हूँ खाने के लिए। सुजाता आम काटती है और बाबा को खिलाती है। वाह वाह, मजा आ गया।
बहुत ही स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी भूख मिटाई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक आम दो मुझे। सुजाता एक आम बाबा को देती है। बाबा उस आम को अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। लो, अब इस आम को रख लो। इस आम को हमेशा अपने पास रखना और जब बहुत जरूरत हो तभी निकालना। ये कभी सड़ेगा नहीं। जी बाबा जी, ठीक है। वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सुजाता आम बेचने में लग जाती है। दादी जी, ये लीजिए, आज आपको आम देकर जा रहा हूँ, मगर अब मैं आपके पास आम लेकर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ शहर में, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। आप हर रोज मेरे बगीचे से आम तोड़कर बेच सकती हैं, वहाँ कोई भी नहीं रोकेगा आपको। ठीक है बेटा, मगर मिलने आते रहना। जी दादी जी, बिल्कुल। सुजाता खुद आम के बगीचे जाकर आम तोड़ने लगती है और बेचने लगती है। इधर अनमोल शहर आकर अपना नया बिजनेस शुरू कर देता है, मगर अनमोल के साथ काम कर रहे कुछ लोग मिलकर अनमोल को धोखा दे देते हैं और अनमोल का पूरा बिजनेस बंद करवा देते हैं और सारे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने लोगों का कर्ज आ गया मेरे ऊपर। अब मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा? अनमोल बहुत उदास हो जाता है। लगातार सभी लोग अनमोल को परेशान करने लगते हैं, इसलिए थक हार कर अनमोल वापस गांव आ जाता है। वहाँ वो सुजाता से मिलता है। क्या हुआ बेटा, कैसे हो? इतने उदास क्यों हो? अनमोल सुजाता के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उसे सारी बातें बताता है। बेटा रो मत, मैं कुछ करती हूँ। सुजाता सोचने लगती है कि वो अनमोल की मदद कैसे करे। तभी उसे उस आम की याद आती है जो बाबा जी ने दिया था। बेटा तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। सुजाता वो जादुई आम लेकर अनमोल के पास आती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, मैं एक जादुई आम हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बताओ बेटा, तुम्हें कितने रुपए की आवश्यकता है जिससे तुम सभी का कर्ज चुका सको और अपना नया बिजनेस शुरू कर सको। अनमोल जादुई आम के सामने अपनी इच्छा रखता है और जादुई आम अनमोल की इच्छा पूरी कर देता है। अनमोल सभी का कर्ज चुका देता है और अपना नया बिजनेस शुरू कर लेता है। दादी जी, अब आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बेटा, जरूर, जैसा तुम चाहो। अनमोल गांव में ही अपना नया बिजनेस शुरू करता है और खुशी खुशी सब कुछ सही से चलता है। जब भी सुजाता और अनमोल को कुछ चाहिए होता, वो जादुई आम से मांग लिया करते थे और उससे गरीबों की मदद भी किया करते थे। दादी जी, इस जादुई आम की मदद से हम सभी गरीब लोगों की मदद कर पा रहे हैं। हाँ बेटा, सब बाबा जी की कृपा है। सुजाता और अनमोल ये बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। मालिक, बाहर आइए। अरे चेतन, तुम यहाँ? क्या बात है? मालिक, काम पर सभी मस्ती कर रहे हैं और बातों में लगे हैं। आप चलिए और देखिए। ठीक है, चलो। नहीं, अभी आप जाइए, मैं आता हूँ कुछ देर में। अनमोल चला जाता है। तभी चेतन चुपके से उसी कमरे में जाता है जहाँ जादुई आम रखा था। मालिक, इसी आम के ढेर से सारे पैसे निकाले हैं। मैं इस आम को काट देता हूँ तो मुझे भी ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, मालिक से भी ज्यादा। यही सोचकर चेतन जादुई आम को काट देता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी पीछे से अनमोल और सुजाता वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। मैं तो देखने आया था कि दादी जी को कुछ चाहिए या नहीं, मगर ये क्या दिखा दिया इस कमबख्त ने। इसी तरह चेतन की वजह से जादुई आम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।